जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नए लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं जो माइनर एक्ट के अंतर्गत आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आज इन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करना है। इन्हीं के अंतर्गत देखेंगे कि लोगों तक अपनी सूचना कैसे पहुँच जाता है अधिकारी, और प्रत्येक नागरिक, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, वो अपनी सूचनाएँ कैसे अथॉरिटी से मांगता है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2005 का देखेंगे। तो सूचना, सबसे पहले हम देखें सूचना का अर्थ क्या होता है। यह शब्द है सूचना। सूचना, यहां देख लेंगे सूचना का अर्थ। सूचना का अर्थ सूचना, आखिर सूचना होता क्या है। सूचना किसी व्यक्ति, किसी घटना, कोई डॉक्यूमेंट अथवा कोई तथ्य के बारे में किसी व्यक्ति से जानकारी मांगना या जानकारी प्रदान करना ही सूचना कहलाता है। यहां देखते हैं, किसी व्यक्ति घटना, तथ्य एवं दस्तावेज के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी देना, जानकारी प्राप्त करना या जानकारी देना सूचना कहलाती है। किसी भी तथ्य, कोई घटना पे आधारित विषय वस्तु है, किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी देना ही सूचना कहलाती है। इसी के आगे हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार हमें कब मिला। एक सूचना का अधिकार कब मिला, इसे देखते हैं। और सूचना का अधिकार 1975 का समय था। 1975 का समय एक वाद आता है, राजनारायण और से उत्तर प्रदेश का वाद है। 1975 में यहाँ लिखिएगा, क्योंकि जब संविधान बन रहा था, आज़ादी के समय 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हो गया, उस समय भी हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में ये बात नहीं आई कि सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। किंतु सरकारें आती रही, जाती रही, किंतु इस पर ध्यान नहीं गया। 1975 में राजनारायण और से उत्तर प्रदेश का वाद आता है। राजनारायण वर्ष उत्तर प्रदेश
इसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को किसी संस्था से, जो सरकारी संस्था है, उससे प्रत्येक नागरिक सूचनाएं मांग सकता है। और इस वाद में निर्णय दिया गया कि जब राष्ट्र का कोई नागरिक किसी पदाधिकारी से, किसी सरकारी संस्था से सूचनाएं मांगे तो सूचना प्रदान करने को उसका मौलिक अधिकार होगा। इसी में अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 और सब क्लाज ए में सूचना के अधिकार को, राइट टू इंफॉर्मेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें 2 अनुच्छेद को ऐड किया गया। अनुच्छेद 19 1 और सब क्लाज ए में कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक, इसमें कहा गया व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बना दिया जाए। सूचना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत सूचना के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और आगे चल के 2005 में यूपीए की सरकार के द्वारा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में यह अधिनियम को लाया गया, इस बिल को लाया गया और पारित कराकर इसे अधिनियम का रूप दे दिया गया, इसे कानूनी रूप दे दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत पे लागू हो गया। उस समय कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू होता था, किंतु 2019 के बाद से कश्मीर पर भी ये अधिनियम लागू होता है। इसकी ये हुई पृष्ठभूमि। अब हम देखेंगे सर्वप्रथम एक थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें कि जो तथ्य हो सकता है एग्जाम में आ जाए। सर्वप्रथम सूचना के अधिकार को अधिनियम के रूप किस देश में इसे अधिनियम बनाया गया था, किस देश ने बनाया था? तो 1766 में स्वीडन की सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन को अधिनियम बनाया। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई को अधिनियम को रूप दिया। 1995 में मजदूर संघ, एक मजदूर संघ था, उसी के अध्यक्ष थे अरोड़ा साय। इन्होंने भी अधिनियम सूचना के अधिकार को लेकर काफ़ी जागरूकता लोगों में फैलाई और आगे इसका और विकास हुआ। 1997 में तमिलनाडु जैसे राज्य ने राइट टू इन्फॉर्म, जो सूचना का अधिकार है, उसे सूचना का अधिकार जो सूचना के अधिनियम को रूप दे दिया और अपनी विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित कराकर तमिलनाडु सरकार ने सूचना का अधिकार को तमिलनाडु ने लागू किया। सूचना के अधिकार को क्वेश्चन पूछा जाए, सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम कौन से राज्य ने लागू किया? तो तमिलनाडु और गोवा, 2 राज्य ऐसे हैं जो सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम नागरिकों को इससे संबंधित क्वेश्चन और प्रश्न पूछने का अधिकार सर्वप्रथम 1997 में तमिलनाडु और गोवा सरकार ने दे दिया। आगे चलकर 2005 में यूपीए सरकार ने
यूनाइटेड प्रगतिशील अलायंस ने कांग्रेस के नेतृत्व, इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस सरकार ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और इसको एक सूचना का जो अधिकार था उसे एक कानूनी रूप दे दिया गया। क्या रूप दिया? अधिनियम बनाकर कानूनी रूप दे दिएगा। अब प्रत्येक नागरिक अपनी जिज्ञासा को जानने के लिए किसी भी संस्था से, जो सरकारी संस्था है, उससे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी विद्यार्थी को जितने भी आयोग हैं उससे इस सवाल कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं लिखित या मौखिक रूप से कि भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों है, भर्ती प्रक्रिया में की तिथि क्या हो सकती है, और भर्ती में जो आयोग है उसमें कितने पद रिक्त हैं। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या भारत सरकार से पूछ सकती है कि कोई योजना है उसमें कितना खर्च कर रही है। इस टाइप के प्रश्न कोई भी देश का नागरिक कर सकता है। तो इसका वो अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त हो गया? मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। 2019 में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन इसमें था कि जो पुराना अधिनियम 2005 का था उसमें कहा गया था जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति कहता है, उसका जो कार्यकाल है 5 साल और 65 वर्ष का। किंतु संशोधन करके इसे 5 साल से घटाकर इसका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। यही एक बड़ा संशोधन हुआ 2019 में। आइए, तो हुआ पृष्ठभूमि इसकी। आगे देखते हैं हम कि सेक्शन वगैरह देख लेते हैं। RTI सूचना देख लें। सूचना का क्या होता है? सूचना के अधिकार कैसे जोड़ेंगे? अब इसके उद्देश्य देखें, क्यों इस आवश्यक क्यों हो गया, इसके पीछे लाने का कारण। सूचना के अधिकार को एक सांविधिक अधिकार बना, एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि लोक पदाधिकारी को जवाबदेही बनाना, कोई संस्था उसकी जवाबदेही बना। कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र का नागरिक कोई प्रश्न पूछता है तो उसे उस प्रश्न को के बदले उत्तर के रूप में जवाब देना। दूसरा है कि पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना। किसी भी कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो पारदर्शिता ला सके, चीजें स्पष्ट रहे। कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी राष्ट्र का नागरिक मांगता है तो वो सूचनाएं दे, आनाकानी ना करे, उसमें स्वच्छ रहे, पानी की तरह स्वच्छता एकदम रहे। जैसे जल स्वच्छ रहता है, इस तरीके से उस विभाग में उस प्रशासनिक अधिकारी का एक कर्तव्य होगा सूचनाएं प्रदान करे और पारदर्शिता रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। और इसका आगे कार्य कि लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, लोकतांत्रिक भावना को सशक्त करना, मजबूत बनाना। जाहिर बात, भारतीय संविधान में, भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। जो क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। भीड़ तंत्र से लोकतांत्रिक तंत्र को मजबूत बनाता है और भीड़ तंत्र से बचाता है। लोकतंत्र की भावना, जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की भावना सशक्त होगी। कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक के प्रश्न का उत्तर अगर सरकार देती है, सरकार या राज्य देती है तो इससे लोकतांत्रिक भावना मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति का एक जानने का अधिकार होगा कि सरकारी विभाग में कितने पद खाली हैं, सरकार आवास योजना पे कितना खर्च कर रही है,
रेलवे विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। ये प्रश्न पूछने का अधिकार होता ही है नागरिक का, और नागरिक के जब उत्तर मिल जाएंगे, इससे का नाम है लोकतांत्रिक भावना का विकास होगा। अगला है इसमें, इससे और क्या होगा, इससे जब लोगों की नज़र में चीज़ें रहेगी तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी अपने विभाग में भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो हर प्रश्न का जवाब दे ही रहेगा तो भ्रष्टाचार वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारे डाटा को अपडेट करना होता है और सारे डाटा को पारदर्शी लाना, लोगों के सामने रखना पड़ता है। प्रत्येक नागरिक उससे प्रश्न पूछे, उसके विभाग में जानकारी लेना चाहे तो जानकारी देनी पड़ेगी। अगर जानकारी नहीं देता उसके द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, सूचना आयोग कार्रवाई भी करेगा। इसका उद्देश्य हुआ। अब इसमें हुआ इसमें क्या होगा, जनता का नाम है शासन के प्रति, प्रशासन जो है जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेही देगा, उत्तरदायी होगा। इसमें प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस अधिनियम में एक नाम है शक्ति प्रदान करता है नागरिकों को। आगे चलते हैं। एक केस याद रखिएगा, एक जो पहले भी बताया था 1975 का जो केस है, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इन्हीं के पहल पे आगे चल के 2005 में आरटीआई एक्ट बना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया था कि इसमें कहा कि लोक प्राधिकारी या सरकारी संस्था के कामों का ब्यौरा जनता को दिया जाए या जनता इससे अवगत है। जो लोक प्राधिकारी होता है, जो लोक अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी और सरकारी संस्थाएं जो हैं, वो अपने कामों का ब्यौरा जनता को दें। जनता के, यही इसमें कहा गया है। और आगे चल के इसे अधिनियम बना गया, लोगों को मौलिक अधिकार हो गया जानने का, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके हम सेक्शन से देख लेते हैं, जो एग्जाम में सेक्शंस आएंगे उसको देखेंगे, जब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धारा 3 देखेंगे। धारा 3 में कहा गया सूचना प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक का सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसमें है प्रत्येक नागरिक का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। सूचना कैसी हो, सूचना विधि पूर्वक हो। सूचना जो प्राप्त करेगा, सूचना कैसी सूचना को प्राप्त कर सकता है कोई नागरिक, जो विधिपूर्ण हो, विधिपूर्ण सूचना और तर्क संगत हो, विधिपूर्ण और
तर्क संगत हो, तर्क संगत हो। विधिपूर्ण सूचना प्रत्येक नागरिक का प्राप्त करने का अधिकार होता है। धारा 3 ही कहती है कि विधिपूर्ण और तर्क संगत प्रश्न पूछ सकता है, किंतु कुछ मामले आगे हम देखेंगे। धारा 8 में कहा गई प्रत्येक नागरिक जो है सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिसे गोपनीय रखे, जैसे भारत की राष्ट्रीय मामले का जैसे भारत के राष्ट्रीय मामले का मामला हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता का मामला हो, कोई गोपनीयता का मामला हो, उसमें आर्मी, बीएसएफ, एआईए, राय इत्यादि का मामला हो, जो गुप्तचर होते हैं उनसे संबंधित सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु उसके सेक्शन अलग से दिए गए। एक कुछ चीज़ें हैं। और अब प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, धारा 3 में कहा गया कि विधिपूर्ण, जो विधि संगत हो, विधि संगत हो, विधि के अनुसार हो, जिसपे विधि अनुमति देता हो, वही सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार तो हमें अधिकार तो देते हैं, किंतु ये हम आगे चल के पढ़ते हैं 51 का में, जब 51 का पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ कर्तव्य भी सिखाएंगे। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। ठीक यहीं पे अप्लाई, ठीक वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हुए। हमारे कुछ तो अधिकार हैं, किंतु हर जगह नहीं, कुछ कर्तव्य भी हैं, किसी चीज़ से हमें वंचित भी किया जाता है, उस कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय एकता का मामला हो, कोई गुप्तचर, कोई विदेशी मामला हो, तो हम उसको जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत सरकार का मामला है, सब कुछ नहीं बताई जा सकती। धारा 8 उसमें कहता, आगे पढ़ेंगे। आगे धारा 6 कहता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया। सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन प्रक्रिया देनी होगी, लिखित। कहाँ देना होगा? पीआईओ के पास, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी होगी, ऑफिसर को देनी होगी। और ये 10 रुपये का शुल्क लगेगा। जो आवेदन करेंगे, लिखित आवेदन कर, तो 10 रुपये का शुल्क देना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इनके पास चली जाएगी, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पब्लिक ऑफिसर जो होगा वही आपको सूचना प्रदान करेगा। ये आवेदन की प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया कहाँ होगी, किसको दिया जाएगा? पीआईओ को। और इसमें ये सूचना होगी, ये आप जो भी रिटर्न देंगे, रिटर्न लिखित में रिटर्न, 10 रुपये का शुल्क लगेगा। एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास देना होगा। तो आप उसके बाद आपको उस जिस विभाग से संबंधित जो भी सूचना आप मांगेंगे, तो सूचना प्रदान करने का उसका कर्तव्य होगा। आगे देखते हैं सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार का निस्तारण। सूचना अधिकार को निस्तारण कैसे निस्तारण होगा? उसको 30 दिन के भीतर ही सूचना, आवेदन आपने कर दिया, आवेदन के उपरांत अधिकारी के कर्तव्य होगा, अगर सार्वजनिक मामला है 30 दिन के भीतर उससे देना होगा। कितने? 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। किंतु अगर व्यक्तिगत मामला है, किंतु व्यक्तिगत मामला है तो 48 घंटे में है, तो 48 घंटे में सूचना दी जाएगी। 48 घंटे में सूचना दी जाएगी।
अगर सार्वजनिक मामला है तो 30 दिन के भीतर उसका निस्तारण कर लिया जाएगा, धारा 7 कहती है। अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है, कोई व्यक्तिगत मामला है, तो उसे 48 घंटे में, कहने का तात्पर्य 2 दिन में उसे देना होगा। 48 घंटे, 2 दिन के अंदर उसे उस सूचना प्रदान करनी होगी। इसमें लिखे किंतु किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित मामला हो, उससे व्यक्तिगत मामला हो, उससे जो सूचना, यहाँ लिखिएगा, आगे लिख लीजिएगा, व्यक्तिगत ना लिखिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति के जीवन से मामला, किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो तो 30 दिन के बाद सूचना दें। अगर किसी व्यक्ति सूचना जो है, सूचना यहाँ लिखिए, सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो तो 48 घंटे में देनी होगी। अगर सूचना, यहाँ लिखिएगा, सूचना सार्वजनिक मामला है तो 30 दिन के भीतर देनी होगी। आइए आगे चलते हैं, धारा 8 देखेंगे। धारा 8 में कहा गया है कि कुछ मामले में सूचना देने से छूट। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है, उसमें सब कुछ सूचनाएं नहीं दी जा सकती। इसमें कुछ सूचनाओं से छूट दी गई है। जैसे यहाँ देखेंगे, छूट की बात की, जैसे देश की संपूर्णता और एकता की बात हो, देश की संपूर्णता और एकता की अगर बात होती है तो ऐसे में सूचना देने से प्रतिबंधित किया गया है। आगे है कि किसी के व्यक्तिगत निजता का अधिकार हो और सार्वजनिक कोई सरकारी विभाग है, उसमें विचार विमर्श किया जा रहा हो, कोई गुप्त चीज़ें हो, वो चीज़ें आपको नहीं दी है। विधानमंडल संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन का अगर बात हो रहा है, उस चीज़ें पब्लिक नहीं की जाएगी। आगे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण की अवमानना करने की सूचना नहीं दी जाएगी। से संबंधित अगर मामला है तो धारा 8 ही कहता है, इस मामले में प्रत्येक व्यक्ति की, जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक नागरिक जो है, भारत का जो नागरिक है, उसे सूचना देने से मना किया गया है। धारा 12 ही कहती है, धारा 8 ही कहती है कि देश की एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, संपूर्णता की बात है, किसी व्यक्ति के निजता की बात हो, नाले की अवमानना की बात हो, ऐसे सूचना धारा 8 के अंतर्गत प्रतिबंधित किए गए हैं, छूट देने से मना किए गए। धारा 12 कहती है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इसकी संरचना जो होगी 1 अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। और सबकी नियुक्ति नियुक्ति है, यहाँ लिख लीजिए, नियुक्ति जो को राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, किंतु किसके सिफारिश पे? एक अस्थायी समिति, एक संसदीय समिति होती है, संसदीय समिति होती, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और एक नॉमिनेशन मंत्रिमंडल का मंत्री होता है, से मंत्री।
ये 3 लोग की सिफारिश पे, 3 सदस्यीय समिति होती है। उस समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है, फिर केंद्रीय सूचना आयोग का के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष से 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए आगे देखते हैं धारा 13, जो कि धारा 13 में कहा गया कार्यकाल। किसकी कार्यकाल? अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल। यहाँ देखेंगे, यहाँ यही है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का ही होगा। जो अधिनियम 2005 में, जो मूल अधिनियम 2005 का, उसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, या 65 वर्ष, 65 वर्ष। कहने का तात्पर्य है, कोई व्यक्ति नियुक्ति किसी की होती है तो वो 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, या 65 वर्ष तक। 65 वर्ष का अर्थ है कोई व्यक्ति है 62 वर्ष का है, उसकी नियुक्ति की जाती है, तो जब वो 65 वर्ष का हो जाएगा, 65 वर्ष का, तो रिटायर हो जाएगा। किंतु कोई व्यक्ति 54 साल का है, 54 साल का है, तो 5 साल कार्य करेगा, इसमें 5 साल कार्य करेगा, तो 59 साल पे होने पे ये रिटायर हो जाएगा। और कोई 62 साल का है, वो 65 साल होने में 3 साल लगेंगे, 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा। 5 साल 65। किंतु 2019 में एक संशोधन हुआ और इनके कार्यकाल को घटा करके 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से घटाकर और 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये याद रखिएगा, 3 वर्ष या 65 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष। धारा 13 में कार्यकाल की चर्चा की गई है। अब धारा 19 में कहा गया है चुनाव आयोग, सूचना आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जो है, जब कदाचार घोषित कर दिया, कोई आरोप लगा दिया जाए, वो कदाचार साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, जांच के उपरांत राष्ट्रपति को अपना एक त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा। मुख्य सूचना आयोग, यहाँ लिखिएगा, एक अध्यक्ष जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होगी, पद से हटाने के लिए, कोई कदाचार, कोई आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, या अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनकी जांच होगी, और जांच के उपरांत राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र अध्यक्ष और सदस्यों, कोई अगर ऐसा कार्य करता है उसे देना पड़ेगा। ये हुई धारा 19 तक, देख लीजिए। धारा 14 में कहा गया है पद से हटाना, अभी एक मिनट, हटाना। इस धारा 14 में अभी गलती से धारा 19 निकल गया था, जो कि धारा 14 में इसकी बात की गई, हटाने की प्रक्रिया जो होगी, हटाने की जो प्रक्रिया होगी, मुख्य सूचना आयुक्त के ऊपर कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट द्वारा जांच करने के बाद यहाँ लिखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्यों पर कदाचार के आरोप पर हटाया जाएगा,
मुख्य चुनाव आयुक्त या सदस्य जो उसके होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी कदाचार के आरोप, कोई कदाचार लग गया, कोई आरोप सिद्ध हो गया और आरोप जांच कौन करेगा? जांच लिख लीजिएगा, जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। जांच में अगर कदाचार साबित हो जाता है तो मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्य को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। धारा 14 पद से हटाने की बात करता है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है इसमें? मुख्य सूचना आयुक्त जो है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ लिख लीजिएगा, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, आयुक्त हीरालाल सकारिया हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो हीरालाल सकारिया। अपने पद से कैसे हटेंगे? कदाचार साबित होने पर, आरोप सिद्ध हो गया तो इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अपने पद से त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति किया है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। धारा 15 राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करता है। किसके? राज्य सूचना आयोग के गठन की बात करता है। राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा। इसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगा? इसमें भी सदस्य होंगे, इसमें भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसमें भी एक अध्यक्ष होगा, 10 सदस्य होंगे। कार्यकाल, पहले भी इनका कार्यकाल जो होता था 5 वर्ष के लिए होता था या 65 वर्ष, किंतु 2019 में संशोधन के बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखिएगा 65 वर्ष। त्यागपत्र भी कैसे देंगे? हाईकोर्ट इनकी निगरानी करेगा, इनकी जांच करेगा। जांच कर्मी इनके अध्यक्ष या सदस्य जो हैं, अगर ये जांच में शिकायत इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है तो इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। आइए देखते हैं धारा 18 सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति की बात करता है। सूचना आयोग के कार्य क्या है, उसकी शक्तियां का उल्लेख करता है। धारा 18 में सूचना आयोग को जो शक्ति, कैसी शक्ति उसको प्राप्त है? सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। कैसे? सिविल कोर्ट के समान शक्ति प्राप्त है। आयोग का कर्तव्य है किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है, उससे किसी विभाग से कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है, अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो शिकायत करता है। शिकायत कहाँ करेगा? शिकायत सूचना आयोग से करेगा और सूचना आयोग के द्वारा PIO की नियुक्ति होती है। किसकी? सूचना आयोग के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? PIO, जिसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लोक इसे लिख लीजिएगा, लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करता है कि सूचनाएं दें। अगर सूचना नहीं देता है तो उनके खिलाफ शिकायत करता है। कहाँ पे? सूचना आयोग में।
तो सूचना आयोग उनको दंड का भी प्रावधान करता है, दंड भी देता है, विभागीय कार्रवाई भी करता है। पीआई की नियुक्ति की शक्ति है, आपको कोई सूचना देता है, शिकायत देता है, उसको निस्तारण करने की शक्ति है। यदि शिकायतें तार्किक है तो जांच के लिए आदेश भी देता है। कोई विभाग अगर सूचना सही नहीं देगा, आपूर्ति गलत दे रहा है, तो उसके खिलाफ जांच की भी आदेश देता है सूचना आयोग। धारा 19 देखते हैं, सूचना न देने पर अपील कहाँ होगी। सूचना, अगर कोई नागरिक किसी विभाग से सूचना मांग लिया, अगर नहीं देता तो उसके लिए अपील करेगा वो व्यक्ति कहाँ अपील करेगा, तो वो अपील करेगा, राज्य की बात होगी यहाँ सूचना आयोग में। कहाँ अपील कहाँ करेगा, सूचना आयोग में। अगर राज्य की बात है तो राज्य सूचना आयोग में करेगा, केंद्र की बात है केंद्रीय सूचना आयोग के पास। सूचना आयोग के पास अब शिकायत करेगा, उस शिकायत को विधिपूर्ण अगर है, लगेगा सूचना आयोग को कि शिकायतें जो किया है ये विधिपूर्ण है, तर्कसंगत है, तो सूचना आयोग उस अधिकारी के खिलाफ, उस विभाग के खिलाफ आदेश जारी करेगा और विभागीय कार्रवाई भी कर सकता है। अपील कहाँ करेगा, अपील सूचना आयोग के पास। ये हुई आपकी धारा 19 में इसकी बात करता है। धारा 18 देख लीजिए, सूचना आयोग के कार्य और शक्ति का भी। आगे देखते हैं धारा 20 देख लेते हैं इसी में। धारा 20 इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें धारा 20 में क्या कहा गया है कि व्यक्ति पीआईओ की नियुक्ति की गई है, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अगर वो सूचना 30 दिन के भीतर नहीं देता है, सूचना मांगने पर 30 दिन के भीतर नहीं देता है तो दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान धारा 20 में दंड का प्रावधान किया गया है। कोई लोक पदाधिकारी है, अगर वो सूचना मांगने पर सूचना नहीं देता है तो उसे 30 दिन के भीतर का सूचना दिया नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दंड का प्रावधान किया गया है। दंड क्या है कि प्रत्येक दिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा। 250 रुपये के हिसाब से। अधिकतम कितना लगेगा, 25,000। अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर सूचना मांगने पे सही समय सूचना नहीं देता है तो धारा 20 कहती है इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया कि विभाग की कार्रवाई भी कर सकता है और प्रत्येक दिन के हिसाब से 250 रुपये देने होंगे। अधिकतम 25,000 रुपये उसे देना होगा। तो सूचना मांगना उसका मौलिक अधिकार है, तो देने का भी कर्तव्य होता है विभाग के सदस्य के द्वारा, विभाग के अध्यक्ष या विभाग। आगे देखते हैं धारा 23 में कहा गया कि न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। कोई लोक सेवक के खिलाफ अगर सूचना आयोग ने कोई लोक सेवक ने अगर कोई आरोप किया है, आरोप सिद्ध होता है, किसी की शिकायत करता है, शिकायत होने के बाद लोक सेवा आयोग सूचना आयोग में शिकायत करता है कि अमुक अधिकारी ने सूचना मांगने पर सूचना नहीं दिया है, तो सूचना आयोग ने उस पर दंड का प्रावधान किया, आर्थिक दंड लगाया 250 रुपये पर दिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 रुपये। और ऐसे में लोक सेवक उस अधिकारी को कोर्ट जाने को दायित्व नहीं है, कोर्ट जाने का अधिकार नहीं कि कोर्ट में जाके उसे गारंटी दिलवा कि आयोग ने, सूचना आयोग ने हम पर कार्रवाई की है, तो उसे कोर्ट जाने से मनाही कि इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा।
कि कोर्ट जाकर उसे उस पैसे, उस जो दंड किया उस दंड को हटाया जाए। दंड से जो 25,000 का जुर्माना लगा उसे प्रतिबंधित किया जाए, ऐसा नहीं है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें लिख लीजिएगा सीधे एक पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई लोक सेवक अधिकारी न्यायालय नहीं जा सकता है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, विभागीय कार्रवाई, तो न्यायालय नहीं जा सकता। न्यायालय इस यहाँ लेकर अगला, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 24 कहती है सूचना देने से छूट। इससे पहले हम लोग धारा 8 देखे थे, सूचना देने से छूट थी। यहाँ संप्रभुता की बात की गई थी, एकता की, उसमें व्यक्ति के निजता का अधिकार की बात की। और धारा 24 में सूचना देने से छूट की बात की गई है कि जो विभाग गोपनीयता, देखिए यहाँ पे गोपनीयता और भारतीय सुरक्षा का अगर मामला है, तब ऐसे में कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त नहीं करता है। उसे अगर वो विधि पूर्ण नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है, विधि तर्क संगत नहीं है, तो ऐसे में उसे सूचना नहीं दी है। विधि पूर्ण होने पर, यहाँ लिख लीजिएगा आगे, विधि पूर्ण होने पर नहीं होने पर सूचना से वंचित किया जाएगा। धारा 24 कहती है कोई विभाग है, गोपनीयता से संबंधित भारतीय सुरक्षा का मामला है, ऐसे में सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी वगैरह है, पुलिस सशस्त्र बल, तो कोई ऑपरेशन करने, कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम करने वाले हैं, तो ये सूचना किसी को प्रसारित नहीं की जाएगी, वो उन्हीं विभाग तक सीमित रहेगी। इसमें किसी का अधिकार नहीं वो सूचना बताएं या सूचना पब्लिक करें। इससे प्रतिबंध करता है धारा 24। उम्मीद करते हैं धारा 24 आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।